मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको नेपाल की चुड़ैल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कोई कहानी तो नहीं है, बस मैं बताना चाहता हूँ कि नेपाल में चुड़ैल किसे बोलते हैं। हमारे यहाँ इनको किचकन्नी या किचकंडी नाम से बुलाया जाता है। हमारे यहाँ लोग मानते हैं कि जब कोई लड़की कम उम्र में अकाल मौत मर जाती है और उसकी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, तो वो आगे जाके एक किचकन्नी बन जाती है। या फिर कोई ऐसी औरत जो कि फांसी खाकर या नदी में डूबकर या जलकर मरी हो, वो भी किचकंडी बन जाती है। इस तरह के चुड़ैलों यानी कि किचकन्नियों के किस्से नेपाल में बहुत फेमस हैं। बहुत से लोग इनको देखने की बातें करते हैं। ये किचकन्नी हमेशा सफेद कपड़ों में होती हैं और ये लोगों के शरीर के ऊपर कब्जा करके उनको मार भी सकती हैं। हमारे यहाँ तांत्रिक को लामा या झाकरी बोलते हैं। ये झाकरी बताते हैं कि ये चुड़ैलें कभी भी अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाती, क्योंकि ऐसा करना इनकी दुनिया के रूल्स के खिलाफ होता है। लामा बताते हैं कि इन चुड़ैलों की एक अलग दुनिया होती है। अगर कोई बड़ा लामा इनको पकड़ भी ले तो भी ये कभी रोती नहीं है, क्योंकि इनको कभी भी अपने किए का पछतावा नहीं होता। ये बस इसी दुनिया में भटकती रहती हैं, अपने अगले शिकार की तलाश में। ये हमेशा सुनसान और अंधेरी जगहों में ही रहती हैं। हनुमान चालीसा, जिसको सुनकर ज्यादातर भूत प्रेत दूर हो जाते हैं, इन चुड़ैलों को हनुमान चालीसा से भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। साथ ही एक बात जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होती है, वो ये कि इनकी दुनिया में इनकी शादी भी होती है। जब ये किसी को मार के उसको अपने साथ ले जाती हैं, तो ये बाद में उससे शादी भी करती हैं। इसीलिए ये ज्यादातर जवान लड़कों को ही अपना शिकार बनाती हैं। अगर कोई लड़का इनको पसंद आ जाए तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। शादी के बाद ये किसी शादीशुदा औरत की तरह मांग भी भरती हैं। इन चुड़ैलों के गुरु भी होते हैं। मतलब कि जब कोई लड़की अकाल मौत मरती है तो उसके तुरंत बाद उसकी आत्मा को एक किचकन्नी अपनी दुनिया में ले जाती है। ये वैसे तो किसी को मारती नहीं है, लेकिन कोई आदमी जब इनको पसंद आ जाए तो ये उसको इतना कमजोर कर देती हैं कि वो मर जाता है और फिर उसको अपने साथ ले जाती हैं। इनमें से बहुत सी चुड़ैलें पेड़ों पर भी रहती हैं। अगर रात में सुनसान रास्ते पर इन्हें कोई आदमी आता दिखाई दे और वो इनको पसंद आ जाए, तो ये उसको एक सुंदर लड़की का रूप लेके अपने जाल में फंसा लेती हैं और फिर धीरे धीरे उसको इतना कमजोर कर देती हैं कि वो मर जाता है। अगर आपका सामना कभी इस तरह की चुड़ैल से हो जाए तो इनसे बचने के लिए हमेशा आग का इस्तेमाल करें, जैसे कि माचिस या लाइटर। आग जलने से ये चुड़ैल तुरंत वहां से गायब हो जाती है। साथ ही चूड़ियों की आवाज से भी ये चुड़ैल दूर भागती है। हमारे यहाँ नेपाल में लंबे रूट वाली बसों में आपको चूड़ियां या माचिस जरूर रखी मिलेंगी। नेपाल में रात में ड्राइविंग करने वाले बहुत से ड्राइवर्स का इन चुड़ैलों से सामना हो चुका है। ये किसी सुंदर लड़की का रूप लेकर पहले लिफ्ट मांगती हैं और अगर ड्राइवर इनको लिफ्ट दे देता है तो कुछ देर बाद उसको दो रास्ते नजर आने लगते हैं, और अगर वो गलत रास्ते पे चला जाए तो वहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे बहुत से ड्राइवर्स हैं जो इनके बारे में बताते हैं। साथ ही बता दूं कि हर एक तांत्रिक इन चुड़ैलों को रोक नहीं सकता। इनको सिर्फ बड़े तांत्रिक ही रोक सकते हैं। कई बार इनको किसी का शरीर छोड़ने को राजी करने के लिए इनकी पसंद का खाना और कपड़ा भी दिया जाता है। अगर ये खाना मांगती हैं तो थोड़ा सा खाना किसी जगह पर रख देते हैं, और अगर इनको कपड़ा चाहिए तो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा एक कोने में रख दिया जाता है। कई बार ये मुर्गे और बकरे की बलि भी मांगती हैं। सिर्फ इसी तरह इनको शांत किया जा सकता है। इनसे बचने के लिए हमेशा सुनसान और अंधेरी जगहों से दूर रहना चाहिए।
मेरा नाम सूरज शिल्पकार है। मैं नेपाल के भक्तपुर डिस्ट्रिक्ट के सूर्य विनायक का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये 2015 की है, जब नेपाल में बहुत ही भयानक भूकंप आया था। उस भूकंप के बाद अगले एक हफ्ते तक हमारे पूरे इलाके में लाइट नहीं थी। उन दिनों दिन में कई बार भूकंप आता रहता था। लोग अपने घरों में जाने से भी डरते थे, इसीलिए रात में सोने के लिए सबने अपने घरों के बाहर खुले मैदान में टेंट लगाए हुए थे। रात में सब लोग उन्हीं टेंट्स में ही सोते थे। उस दिन 29 तारीख थी। मैं और मेरे पापा हमारे घर के बाहर फर्नीचर का कुछ काम कर रहे थे। अचानक से बहुत तेज भूकंप आ गया। हम सब लोग बहुत डर गए। उसके बाद से हम लोग बाहर ही सोते थे, लेकिन उन दिनों बारिश भी बहुत होती थी। टेंट्स में भी सोने के लिए बहुत कम जगह हो पाती थी। रात में सोते हुए पैरों पर बारिश लगती थी। ऊपर से मच्छर भी बहुत थे। पूरी रात हम लोग सो नहीं पाते थे, लेकिन हम घर के अंदर नहीं जा सकते थे। दिल में डर था कि ना जाने कब फिर से वैसा ही भूकंप आ जाए। एक रात तो पूरी रात बारिश ही होती रही। हम लोग पूरी रात नहीं सो सके। कई दिन ऐसे ही बीत गए। फिर ऐसे ही एक रात करीब 2:30 बजे मेरे पापा उठे, बोले कि मैं घर के अंदर टॉयलेट के लिए जा रहा हूं, किसी को आना है तो मेरे साथ आ जाओ। तो मैं पापा के साथ जाने को तैयार हो गया। मैंने टॉर्च ली और पापा के साथ चला गया। घर पहुंचते ही मैं सबसे पहले अपने कमरे में गया। भूकंप की वजह से मेरे कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। उस वक्त मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, तो टॉयलेट करके मैं अपने बेड पे ही लेट गया। फिर पापा मेरे पास आए, बोले मैं टेंट में जा रहा हूं, आ जाओ। लेकिन उस टेंट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मैंने पापा से कहा कि मैं यहीं सोऊंगा। पापा ने बोला भी कि यहां अकेले मत रुको, मेरे साथ चलो, लेकिन मैं नहीं माना। साथ ही हमारे आसपास के भी जितने भी घर थे वो सब खाली थे। सब लोग बाहर टेंट में ही सो रहे थे, लेकिन मुझे अपने बेड पे सोना था, तो मैं पापा के साथ नहीं गया। पापा के बाहर जाने के बाद मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और आकर अपने बेड पे लेट गया और सिगरेट पीने लगा। मेरे साथ मेरा डॉग भी था, जिसको मैंने खुला छोड़ा हुआ था। फिर सिगरेट पी के मैं सोने के लिए लेटा ही था कि मुझे अपने कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मुझे वो आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन हमारे घर में इस वक्त कौन हो सकता था? आसपास के भी सब घर खाली थे, तो वो आवाज बाहर से भी नहीं आ सकती थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया। पापा को कॉल करने के लिए फोन निकाला तो देखा कि फोन में भी नेटवर्क नहीं था। मेरा डॉग भी बार बार मेरे दरवाजे के नीचे किसी चीज को स्मेल कर रहा था। बाहर पक्का कोई था। पहले वो आवाज कुछ देर के लिए आई और फिर बंद हो गई, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो आवाज फिर से आई और मेरे दरवाजे के पास आकर बंद हो गई। मैं डर के मारे अपने कमरे में ही छुपा हुआ था। फिर कुछ देर बाद मैंने किसी तरह अपने डर को काबू करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं ऊपर छत पर भी गया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। फिर मैं जल्दी से टेंट में चला गया। वहां गया तो सब लोग पूछने लगे कि तुम तो घर में ही सोने वाले थे ना। तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो आसपास के बड़े लोगों ने मुझे बताया कि वो कोई बुरी चीज नहीं थी, वो तुम्हारे ही परिवार के पूर्वज हैं जो तुम्हारे घर में घूम रहे थे, क्योंकि तुम्हारा घर बिल्कुल खाली था। इसीलिए कोई बुरी शक्ति तुम्हारे घर के अंदर ना आ सके, इसीलिए वो तुम्हारे घर में घूम रहे थे। वो कभी भी तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करेंगे। उन लोगों की बात सुन के मेरे दिल का सारा डर खत्म हो गया। मेरा नाम रहीना ठकुरी है। मैं नेपाल के काठमांडू शहर में रहती हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक बहुत ही डरावनी घटना बताना चाहती हूँ। ये आज से कई साल पहले की बात है।
हम लोग एक किराए के घर में रहा करते थे। वो 2 मंजिला घर था जिसका मालिक लंदन में रहता था। हम लोग नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। ऊपर वाला फ्लोर हमेशा बंद रहता था। लोग बताते थे कि उस नीचे वाले फ्लोर पर पहले एक लड़की रहती थी जिसने वहां फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से बहुत से लोग उस लड़की को वहां भटकते देखने के बारे में बताते थे। मैं तब सिर्फ 10 साल की थी। मेरे पापा उन दिनों बाहर जॉब करते थे, इसीलिए घर पे सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही रहते थे। मैं बचपन से ही बहुत डरती थी, इसीलिए रात में हर रोज मैं अपनी मम्मी के साथ ही सोती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ऊपर छत से कपड़े उतार रही थी। मैं नीचे अपने बेड पे लेटी कोई मूवी देख रही थी। मूवी देखते देखते कुछ देर बाद मैं पलटी तो मुझे तो जैसे हार्ट अटैक ही आ गया। मैंने देखा कि मेरे बेड की मच्छरदानी जो कि साइड में टंगी थी वो बिल्कुल मेरे साथ में पड़ी थी और उसके ऊपर ऐसी शेप बनी थी जैसे कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा डरती थी। छोटी छोटी चीज़ों से भी डर जाती थी। इसलिए एक बार के लिए मुझे लगा कि कहीं वो मेरा वहम तो नहीं है। लेकिन फिर वो जो कुछ भी था धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मच्छरदानी को हिलते हुए मैं साफ देख रही थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर 2 मिनट बाद मैंने अपनी आंख खोली तो वो भयानक चेहरा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने था। वो किसी लड़की का चेहरा था जिसके बाल काले और जले हुए लग रहे थे। वो मुझे देखकर हंस रही थी, जैसे कि मुझे डरा हुआ देखने में उसको मजा आ रहा है। वो धीरे धीरे कुछ बोल भी रही थी। उस वक्त मुझे कैसा महसूस हो रहा था मैं ये किसी को नहीं बता सकती। वो 15 सेकंड तक उस मच्छरदानी के अंदर बैठी मुझे घूरती रही। फिर जब आंख खुली तो मेरी मम्मी मेरे पास बैठी रो रही थी। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी और भैया भी मेरे साथ में खड़े थे। मैंने मम्मी को सारी बात बता दी। फिर उसके बाद 7 दिनों के अंदर ही हमने वो घर खाली कर दिया। लेकिन वहां से जाते जाते भी मैंने जो देखा उसको याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां से जाते हुए मैंने कार के साइड व्यू मिरर से देखा कि उस घर की खिड़की पर कुछ लटक रहा था। तो मैंने पीछे पलट के देखा तो वो वही लड़की थी जो उस रात मैंने मच्छरदानी में देखी थी। वो खिड़की में लटकी मुझे हाथ हिलाकर बाय कर रही थी। आज मैं 18 साल की हो चुकी हूं, लेकिन उस रात उस लड़की का वो चेहरा याद करके मैं आज भी बहुत डर जाती हूं। मेरा नाम नवीन है। मैं नेपाल के बहरवा सिटी का रहने वाला हूं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये तब की है जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था। वो दिवाली का दिन था और उस दिन घर में लक्ष्मी पूजा करने के लिए मम्मी को सुबह सुबह फूलों की ज़रूरत थी। तो उस दिन मैं सुबह सुबह ही करीब 3:45 बजे अपने 2 दोस्तों के साथ बाहर फूल तोड़ने के लिए निकल गया। उन दोनों को भी फूलों की ज़रूरत थी तो वो भी मेरे साथ आ गए। उस वक्त चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन जगह जगह लक्ष्मी मूर्ति के मंडप लगे हुए थे, इसलिए हमें बाहर डर नहीं लग रहा था। लेकिन आसपास की जगहों पर कई देर ढूंढने के बाद भी हमें वहां कोई फूल नहीं मिले। तो हम वहां से 20 मिनट दूर एक दूसरे एरिया में चले गए। वहां एक पुराना पार्क पड़ता था, लेकिन वहां के लोग उस पार्क में नहीं जाते थे। वो पार्क हमेशा सुनसान रहता था। ऊपर से वो रात का टाइम था, वहां दूर दूर तक कोई घर भी नहीं था। तो हल्के कोहरे के बीच हम उस पार्क में पहुंच गए। लेकिन पार्क में जाते ही हमें पता नहीं क्या सूझा, हम फूलों के बारे में भूल गए और वहां लगे झूलों पर खेलने लगे। मेरे 2 दोस्त वहां लगे एक पुराने सीसों पर जाकर बैठ गए, जबकि मेरा दूसरा दोस्त वहां पागलों की तरह मिट्टी खोदने लगा। मुझे भी पता नहीं क्या हुआ था,
मैं वहां खड़े खड़े एक पेड़ के ऊपर पत्थर फेंकने लगा, लेकिन तभी उस पेड़ में से खून जैसा कुछ निकलने लगा। मैंने अपने दोनों दोस्तों को वो दिखाया तो हम सब बहुत डर गए और तेजी से वहां से बाहर भागने लगे। लेकिन वहां एक लोहे का गेट लगा था। हमने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम 3 लोग मिलकर भी उसे खोल नहीं पा रहे थे। हम तीनों बुरी तरह चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी आवाज सुनने वाला वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी हमको उस पेड़ के नीचे एक काली बिल्ली दिखाई दी और हमारे देखते ही देखते वो वहां से गायब हो गई। हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जोर जोर से रो रहे थे। हमें पीछे से किसी के हंसने की भी आवाज आ रही थी। तभी पता नहीं कहां से वहां एक आदमी हमारे पास आया और हमसे पूछने लगा कि बच्चों, क्या हुआ तुमको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो। उस आदमी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। हमने उन्हें बताया कि हम तो यहां फूल लेने आए थे, लेकिन हम यहां फंस गए हैं। तो वो आदमी बोला कि बच्चों, जब तुमको पता है कि दिन में भी इस जगह कोई नहीं आता, तो तुम इतने अंधेरे में यहां क्यों आए हो। चलो, अब तुमसे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए निकले हो तो तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। उसने हमसे कहा कि बच्चों, हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में अच्छी ताकत के साथ साथ बुरी ताकतें भी मौजूद हैं। इतना कहकर वो आदमी हमारा हाथ पकड़ के हमें उस पार्क के बाहर ले गया। इसी बीच मेरा एक दोस्त अपनी फूलों वाली टोकरी उठाने के लिए थोड़ा सा पीछे गया तो हम भी वहीं रुक गए। लेकिन तभी वो आदमी वहां से गायब हो गया। हमने चारों तरफ अच्छे से उनको ढूंढा, लेकिन वो वहां नहीं थे। हमें पक्का यकीन है कि वो कोई अच्छी शक्ति थे जो वहां हमारी मदद के लिए ही आए थे।